गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है क्लास 4th NCERT हिंदी वीणा बुक से 11th चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग। चैप्टर का नेम है कविता का कमाल। अब कौन सी कविता का कमाल? क्या कोई लड़की है कविता या फिर कविता है, बुक वाली कविता है, क्या है? पढ़ते हैं आगे, आइए। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। ठीक है, शायद ये मदन है, ये इनकी माँ है। ओके। माँ बेटे बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिताता था। अब उनके पास कमाई का कोई और साधन नहीं था, फिर भी जो मदन था वो दिन भर खेलता कूदता रहता था। ठीक है। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुम्हें बैठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ पुरस्कार में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फियाँ? यह तो बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। मतलब जहाँ राजा रहते थे उसको कहते राजमहल। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा। जब राजा को कोई संदेश देना होता था, ऐसे एक ढोल पीटने वाले को नियुक्त किया जाता था। वो ढोल बजा बजा के राजा का संदेश पूरे गांव भर में सुनाता था। ठीक है, उसे को कहते थे ढोल पीटने वाले की आवाज़। ठीक है। राज दरबार मतलब जहाँ राजा का दरबार होगा। ठीक है। अब एक राजा ने कंपटीशन किया कविता सुनाने का। जो सबसे अच्छे कविता सुनाएगा उसको कुछ इनाम या पुरस्कार देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आइए। अब ये मदन भी सुन रहा है। ओ, वहां पहुंचकर उसने सोचा रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा, मतलब कुछ न कुछ रास्ते में बना लूंगा कविता। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। ठीक हो गया, ये देखिए उसे कुत्ता दिखाई दे रहा है। कुत्ते पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। जब कुत्ता ऐसे खुरुच 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 कर रहा था तो उन्हें कविता सोच ली। क्या कविता सोची? खुदुर खुदुर कर खोदता है। ठीक है, एक कविता होगी मदन की। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। ये देखिए, अब तालाब में भैंस पानी पी रही है ना। अब नेक्स्ट पंक्ति मदन बोल पड़ा, शुरू शुरू का पीबत है। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई दी। ये देखिए चिड़िया बैठी है। पत्तियों के बीच वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत का ढूंढत है। ठीक है, 4 पंक्तियां उसने बना दी। क्या बनाई? खुदुर खुदुर कर क्या खोदत है। सुरूप सुरूप का पीबत है। ताक झांक का खोजत है और हम जानत का ढूंढत है। ठीक है। अब 4 पंक्तियां तो उसने बना ली रास्ते में। अब देखिए आगे पेज में आइए। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे, मतलब खुश हो गया वो। इतने आराम से वह कविता रास्ता चला जा रहा था। तभी अभी उसे सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है। जब उसने सांप को देखा तो आगे की फिर पंक्ति तैयार करिए। देखिए सांप, सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अच्छा, अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ ही जाएगी। ठीक है। राजधानी पहुंचा, मतलब जहाँ राजा रहते थे वहां राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। उसे पता ही नहीं चला राजमहल का रास्ता कहाँ से है। ठीक है। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, आदमी ने उत्तर दिया। उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं? साहब, उत्तर मिला,
धन्नुषा। ठीक है। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी, मतलब उसने अचानक से सोचा, धन्नुषा भाई धन्नुषा। क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। अब कविता फिर से हम लोग भी दोहरा लेते हैं। खुदर खुदर का खोदत है, सुरुप सुरुप का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक का भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत, धन्नुषा भाई धन्नुषा। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आइए। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविताएं सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक एक का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई। राजा के सामने वो मूर्ख नहीं दिखाना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब होगी। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वो कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाएंगे। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे, मतलब खजाना लूटने आए। उनमें से एक चोर वही धन्नुषा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदर खुदर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वो चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वो पानी लाए थे। धन्नुषा ने उठकर एक आध घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरुप सुरुप का पीबत है। ये देखे धन्नुषा चोर। ठीक है। नेक्स्ट। चोरों को काटो तो खून नहीं, मतलब एकदम सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सोचकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक का भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत, धन्नुषा भाई धन्नुषा। अब देखिए आगे धन्नुषा क्या करते हैं। धन्नुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब तो कोई चारा नहीं, अब कोई और रास्ता ही नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती मतलब प्रार्थना की, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए, मतलब हैरान रह गए वो। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला उनका खजाना लुटते लुटते बच गया। मदन को बुलाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपने माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। ये देखिए मदन को सोना चांदी दे दिया राजा ने ना। अब खुशी खुशी मदन अपने गांव आ गया। ठीक है। कैसी लगी आपको कहानी? अब नेक्स्ट देखिए, बातचीत के लिए। क्या आपको कथा कहानी सुनना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए। आपको क्या पसंद है? अगर हाँ तो क्यों पसंद है आपको? 2 देखिए, इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा है और क्यों? जब वो चोर धनुषा चोरी कर रहा था तो राजा तो अपनी कविता वैसे ही दोहरा रहे थे मदन की कविता को, है ना? लेकिन वो किस पे फिर बैठ गई? धनुषा पे। 3, राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा या राजा के कारण जो कविता को जोर जोर से बोल रहे थे? अब कुछ भी हो सकता है। वैसे मदन के कारण बच गया क्योंकि मदन ने ऐसी अटपटी कविता बनाई थी। 4, राजमहल में जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? क्योंकि किसी को भी कविता समझ में नहीं आई। ठीक है। 5, आप इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाइए। बताइए कि शीर्षक क्यों देना चाहते हैं। अब इसमें हो सकते हैं मदन की कविता, अटपटी कविता, ठीक है, धन्नुषा भाई धन्नुषा, ये भी हो सकता है कवि इसका नाम।
कविता की बात। उपयुक्त शब्द का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। सुरुप सुरुप क्या पीबत है। खुदुर खुदुर क्या खोजत है। आप कौन साहब। उत्तर मिला धनुषा। ठीक है, अब मिलान कीजिए। नेक्स्ट पेज में आए। नीचे दी गई कविता की पंक्ति को उनके क्रम के साथ मिलाइए। सबसे पहले तो खुदर खुदर वाला आया। ठीक है, फिर क्या आया, सुरुप सुरुप क्या पीबत है। ठीक है, फिर क्या आया, हैं आप लोग देख लीजिए, बाकी मैं इसको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। अभी मैं पढ़ देती हूँ। सबसे फर्स्ट में क्या कहा उसने, खुदुर खुदुर क्या खोदत है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में उन्होंने क्या कहा, मदन ने सुरु सुरु क्या पीबत है। थर्ड में क्या कहा, ताक झांक क्या खोजत है, चिड़िया को ना हम जानत है। में उन्होंने क्या कहा, हम जानत है का ढूंढत है। ठीक है, फिफ्थ में कहा सरक सरक कहाँ भागत है। सिक्स में कहा जानत हो हम देखत है। सेवंथ में कहा हमसे ना बच सकत धन्नूसा भाई धन्नूसा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 2, रिक्त स्थानों में उपयुक्त पंक्ति लिखकर चित्र बनाकर उसका मिलान कीजिए। अब देखिए, खुदर खुदर वाला जैसे ये डॉग कर रहा था, सरक सरक वाला ये, शुरू शुरू ये। अब यहाँ पे आपने ताक झांक में एक बर्ड बनानी है, ऐसे बर्ड, और फिर बर्ड का चित्र बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सोचिए और लिखिए। अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती। मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए ना, खाने का सामान ले सके, तो उन्होंने इसलिए मदन की माँ ने ऐसा कहा। और वो ये भी चाहते थे कि उनका बेटा दिन भर खेलते कूदते रहे, अपना समय बर्बाद ना करे, वो अपने समय का सदुपयोग करे, कुछ भी कार्य करे। ठीक है, मेहनत करना सीखे। 2, जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धनुषान ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह नहीं होता और कौन जानेगा, क्योंकि वो चोर होगा, वो रैकी कर रहा होगा ना, मतलब वो खोजबीन कर रहा होगा कहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, कहाँ से मैं चोरी कर सकूंगा, ये वो सब। तब थर्ड, कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया, क्या आपको भी ऐसा लगता है, कारण सहित लिखिए। हाँ, कहानी का कोई वो नहीं है, तुक नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो कहानी उस रात धनुषा चोर पर सही बैठ गई। ठीक है। 4, राजा को मदन की कविता पहली जैसी लगी, आपको यह कैसी लगी। हमको भी पहली जैसी लगी है ना, जो कि धनुषा चोर पे बिल्कुल सटीक बैठी। समय का अनुभव, शुरू शुरू का पीबत है पंक्ति में पीने के साथ शुरू शुरू शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि जब हम पीते तो सू सू की आवाज आती है ना। राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था, सभी अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियाँ पुरस्कार में मिलेंगी। 100 असरफियों से आप क्या समझते हैं, शायद 100 सोने के कुछ वो या सिक्के। थर्ड, सरक सरक कहाँ भागत है पंक्ति में सरक सरक किसके लिए उपयुक्त हुआ है, सांप के लिए। सरक सरक का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे खिसक खिसक के। ठीक है, अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। धनुषा ने ऐसा क्यों, क्योंकि वो धनुषा पे वो कविता एकदम सटीक बैठी थी, और धनुषा को लगा कि राजा उसी पे वो कविता सुना रही। ठीक है, क्योंकि धनुषा ने तो कविता सुनी नहीं। अनुमान और कल्पना, यदि मदन रोजगार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता, तो उसे कभी 100 रुपया पुरस्कार में मिलती ही नहीं, और वो कविता भी नहीं बना पाता है ना। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले हमें कर्म करना चाहिए। 2, अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि राजमहल कैसा होता होगा। राजमहल जहाँ राजा बैठे होते होंगे बड़े से सिंहासन में, और राजा के सारे मंत्री बैठे होते होंगे बड़े से हॉल में, है ना। थर्ड, राजा के खजाने में क्या क्या होता होगा और कितना कितना होता होगा। खूब बड़े बड़े ऐसे बोरे भरे रहते होंगे सोने चांदी जवाहरातों से। मदन की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे विदा करते समय क्या उपहार दी, 100 असरफियाँ। फिफ्थ, राजा ने मदन को बहुत सारा धन दिया होगा, उसे यह सब कहाँ कहाँ खर्च किया होगा, जैसे माँ के लिए कपड़े खरीदने, कुछ बैंक में जमा करने के लिए, कुछ खाने पीने का सामान के लिए, कुछ अपने लिए कपड़े खरीदने में, है ना, कुछ अपने घर का सामान खरीदने के लिए शायद। ठीक है, ये सारा मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, पढ़ने वाला जितना। कहो कहानी, सुनो कहानी। कहानियाँ सुनना सुनाना सभी को पसंद होता है। नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार कक्षा में कविता का कमाल कहानी सुनाइए। स्वयं को मदन की जगह रखकर यह कहानी अपनी मातृभाषा या अपनी पसंद की भाषा में सुनाइए।
मदन आपका मित्र है। मदन ने कुछ समय पहले आपको यह कहानी सुनाई थी, अब आप यह कहानी अपनी कक्षा में सुनाई। मतलब आप कुछ भी कहानी सोच सकते हैं कि मदन ने आप मेरे को ये कहानी सुनाई थी। ठीक है। पाठ से आगे, सांप रैंक कर चलते हैं। रैंक कर चलने वाले जीव जंतु की सूची बनाइए। जैसे केचुआ भी रैंक कर चलता है, नेवला भी रैंक कर चलता है ना। राजमहल में कवि सम्मेलन की सूचना देने के लिए ढिढोरा पीटा जा रहा था। आजकल ऐसी सूचनाएं कैसे दी? व्हाट्सएप के माध्यम से। आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, आप इसकी सूचना कैसे देंगे? हम नोटिस बनाएंगे। ठीक है। मीडिया और आप। विजेता बनने के बाद मदन को मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। अपने को मदन मानते हुए इन प्रश्न के उत्तर दीजिए। मान लीजिए आप ही मदन है और आपके इंटरव्यू लेने आगे मीडिया वाले ना, न्यूज़ वाले, तो आप क्या बताएंगे? मीडिया वाले, कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाकर आपको कैसा लगा? आप बोलोगे बहुत अच्छा लगा। आप इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहते? मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपनी माता को देना चाहता हूँ। आपको राजदरबार में, मीडिया, आपको राजदरबार में कविता सुनाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मीडिया, आगे आपकी क्या योजना है कि कविताएं बनाते रहूं? मीडिया, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता। रजनी मदन की कविता को गाते विद्यालय जा रही थी। उसे बहुत आनंद आ रहा था। चलते चलते अचानक उसे एक पेड़ पर कुछ बंदर दिखाई दे। वो डाल पर दूसरी डाल पर कूद रहे थे। जब वह थोड़े आगे बढ़ी तो उसे एक सियार दिखाई दिया। सियार हुआ हुआ कर रहा था। अब सियार को आधार बनाकर आप कविता को पूरा करने में रजनी की सहायता कीजिए। डाल डाल क्यों कूद रहा, खो खो क्यों बोल रहा, बंदर भाई भाई बंदर भाई, हुआ क्यों कर रहा, सियार भाई ओ सियार भाई। ऐसे बना सकते हो, है ना। ये थी कि रजनी स्कूल जा रही है, डाल पे बंदर है, ये सियार भी है ना। भाषा की बात। मुहावरे हमेशा एक विशेष अर्थ देते हैं जो उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। जैसे फूल न समाना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग। विद्यालय की खेल प्रतियोगिता पुरस्कृत होकर राजू फूल न समा सका रहा है था। अब आप, जैसे विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर राजू फूल न समा रहा था। अब आप अपनी लेखन पुस्तिका में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। मन में लड्डू फूटना, अत्यंत खुश हो जाना, मुंह ताकना, उम्मीद से देखना। ठीक है। 2, निम्नलिखित गद्यांश में कहीं कहीं विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस गद्य उचित ठहराव के साथ पढ़िए। जैसे उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक क्या खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चला गया। रटते रटते उसे अपने आप एक पंक्ति सूझ गई, हम जानत है क्या ढूंढत है। ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या ताक झांक कर रहे हो? अरे वाह। क्या चौका मारा? आइए आइए राजा से मिलवाता हूँ। दीदी देखते ही बोली, कहाँ जा रहे हो? कलाकारी, ढोल नगाड़ा और अन्य कोई वाद्य यंत्र, वाद्य मतलब जिनको बजाते हैं, बजाते हुए बोलिए, सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियाँ इनाम में मिलेंगी। अब इस संवाद को अपनी मातृभाषा में हाव भाव के साथ बोलिए। ओके। आपकी सूझ। एक व्यक्ति के घर के बाहर 10 मीटर ऊंचा एक खजूर का पेड़ था। एक बंदर उस पर चढ़ने लगा। वह पेड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता था। समस्या यह थी कि वह दिन के समय 5 मीटर चढ़ जाता, परंतु जब रात होती तो वह 4 मीटर नीचे फिसल जाता। क्या आप बता सकते हैं कि बंदर पेड़ की चोटी पर पहुंचने में कितने दिन में सफल होगा? अब बताइए। हर रोज वो मतलब 1 ही मीटर चल रहा है, तो बताइए। ठीक है। अब ये चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।